बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो इमरान खान पर इससे पहले जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं और फैसले दिए गए हैं उन पर बड़े कानूनी और आइनी सवालात हैं, लेकिन अब इमरान खान की 8 मुकदमात के अंदर जो जमानतें मनसूख की गई हैं और ख़ास तौर पर आज जो 7 सफ़हात पर मबनी एक तहरीरी फैसला आया है उसके अंदर जो जजेस के बलंडर हैं वो बड़े खुल कर सामने आए हैं। और जब मैं इसके आम नुकात इस वीडियो में आपके सामने रख रहा हूं तो ये इमरान खान के लिए एक रिलीफ साबित होगा और किस तरीके से वहां पे चंद लोगों को बुनियाद बना के ये पूरा एक मामला बगैर घड़ा गया और बड़े कमजोर दलाइल पर इन जजेस ने फैसला दिया है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इस वक्त लाहौर के हलकों के अंदर खास तौर पर तेजी के साथ समाअत करते जा रहे हैं और वहां पर कुछ नून लीगी जो उम्मीदवार हैं उनको रिलीफ मिला है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी दरखास्तों पर अब्दुल अलीम खान, मरियम नवाज और दीगर की दरखास्तों को किस तरीके से इंटरटेन किया जा रहा है, ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है आपके सामने रखनी है। मलक रियाज जो पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेस टाइकून है, पाकिस्तान को छोड़कर इस वक्त वो यूएई के अंदर मुकीम है, अब उनकी दोबारा जो वापसी है उसकी खबरें गर्दिश कर रही हैं। उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को एक खत लिखा है और उस खत के बाद क्या उनकी 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर वापसी होने जा रही है, इसकी कुछ डिटेल भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस चैनल पर फायर वॉल लगाई गई है उसके असरात को कम किया जा सके और अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दिया जा करें ताकि उसको मजीद अपने कंटेंट को बेहतर किया जा सके। अब इस वक्त जो है वो मलक रियाज, आपको इल्म है, उन्होंने कुछ ऐसी ट्वीट्स भी की थी और पाकिस्तान के अंदर उनकी बहुत सारी जो जायदादें हैं उनकी जो है वो अटैचमेंट के आर्डर कर दिए गए और फिर उन पर लाजमी बात है प्रेशर बढ़ा और उस प्रेशर के अंदर कुछ उन्होंने ट्वीट्स की और उसमें उन्होंने कहा कि शायद इमरान खान के खिलाफ उनको गवाही के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन वो इस तरह की कोई भी गवाही जो है वो देने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन अब एजाज सैयद उन्होंने एक खबर दी है और खबर वो बड़ी आम है कि उन्होंने फील्ड मार्शल को खत लिखा है। ये खत 3 जून को लिखा गया और अब एक मरतबा फिर 11 तारीख को भी एक और खत लिखा गया और उसके अंदर जो है उन्होंने कुछ चीज़ों के हवाले से शोहदा को कोई 3000 कनाल ज़मीन देने का ऐलान किया है, कोई इस तरह के दावे किए गए हैं और इस वक्त जो इदारे हैं उनके अंदर भी इस हवाले से कोई राय जो है वो मलक रियाज के हवाले से तकसीम नज़र आती है कि उनको आने देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए और अगर वो आते हैं तो वो क्या खिदमत कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो न्यो न्यूज़ के एक आम रिपोर्टर हैं, नून लीग के वो बीट रिपोर्टर भी हैं, तारक अजीज साहब, उनका ये कहना है कि ये जो मलक रियाज हैं उनकी वापसी होने जा रही है और ये वापसी जो है वो दरअसल मलक रियाज जो है उनकी एंट्री है 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर और अगर वो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गवाही देते हैं तो ये केस जो है वो एक नया रुख अख्तियार करेगा। वजन तो इसके अंदर कुछ नहीं निकलना, सबूत कुछ नहीं निकलने, लेकिन एक मजीद जो बयानिया है वो हुकूमत को इस सारे मामले के अंदर जरूर मिल जाएगा। तो एक तो ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर मलक रियाज वापस आते हैं और 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसका अगर वो हिस्सा बनते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो मामला है वो बड़ा हैरान कुन शक्ल इख्तियार कर गया है। वैसे तो शुरू से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 हल्के हैं, इस्लामाबाद के 3 हल्के, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उन पर मुश्तमिल एक ट्रिब्यूनल बनाया गया सरदार एजाज इसहाक की सरबराही में, बल्कि यक रुकनी वो ट्रिब्यूनल था और उसने तमाम तीनों नून लीग के उम्मीदवारों को कहा कि लाइए अपने सारे फॉर्म 45, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी करना बड़ा आसान है। तो वो तीनों उम्मीदवार दौड़ के पहुंचे, अपील उन्होंने की, उन्होंने कहा जी ये हमें एतमाद नहीं है और इस दौरान एक नया कानून आर्डिनेंस के जरिए लाया गया, आर्डिनेंस पास किया गया और उस आर्डिनेंस के तहत कहा गया कि अब नया कोई भी रिटायर्ड जज जो है वो ट्रिब्यूनल के अंदर अपॉइंट किया जा सकता है। तो उन जज को हटा दिया जिन्होंने फॉर्म 45 मंगवाए और नए जज साहब अब्दुल शकूर साहब यहाँ पे लाए गए और ये वक्त जब से गुजरा है लाहौर के अंदर भी जब जस्टिस मलक शहजाद साहब थे तो इसी तरह चंद ट्रिब्यूनल्स
جو ہے انہوں نے اس طرح جب فارم 45 مانگے تو یہ بیچارے چکرا گئے. اور اب بھی جو نون لیگی ہیں ان کے حالات یہی ہیں. اب ایک تو سماعت ہوئی مریم نواز کا جو حلقہ پی پی 159 ہے، وہاں پر مار شرافت کی جو درخواست ہے اس پر سماعت ہوئی. انتخابی عذرداری پر یہ جو سماعت ہے، چونکہ لاہور کے اندر جسٹس سردار سلطان تنویر جو ہے وہ سماعتیں کر رہے ہیں، اور یہ وہ جج ہیں جو بہاولپور ڈویژن کے اندر اس وقت جب کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے 90% تقریباً فیصلے تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ سنائے تھے. تو اچھی خدمات ہیں اور بڑا قانون آئین کا ذہر ہے وہ فہم رکھنے والے ہیں. تو ان کو لاہور کے اندر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا. اب لاہور کے اندر جتنے بھی ان کے سامنے کیسز آئے ہیں، یعنی آپ اندھیر نگری کا ملاحظہ کریں اس پورے کھیل کو کس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے. جتنے بھی کیسز آئے ہیں ابھی تک انہوں نے ایک بھی نون لیگ کے امیدوار سے فارم 45 نہیں مانگے، چونکہ ان کو پتہ ہے. اور سب کی جتنی درخواستیں خارج کی ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کی ہیں. اور اب تو ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب اس کے اندر جو ٹریبیونل ہے اس نے درخواست گزار مار شرافت کے وکیل کو آئندہ سماعت پر دلائل کے لیے طلب کیا ہے. جج زید محمود نے مار شرافت کے الیکشن درخواست پر یہ سماعت کی ہے. بیرسٹر اسد اللہ چٹھا ایڈوکیٹ مریم نواز کی طرف سے یہ وکیل ہیں. اچھا، یہ تو اب اگلی سماعت کے اوپر جو ہے وہ پیش ہو جائیں گے. لیکن اب جو علیم خان ہے، عبد العلیم خان، ان کا جو حلقہ ہے 117 یعنی NA 117، وہاں کے الیکشن ٹریبیونل کی سماعت ہوئی ہے. اب یہ جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر جسٹس جو سلطان تنویر ہے انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر مخالف فریق جو پی ٹی آئی کے ہیں حمایت یافتہ ان کی درخواست خارج کی ہے. اور ٹیکنیکل کیا گراؤنڈز بنائی ہیں کہ اوتھ کمشنر کی اس پر سٹیمپ نہیں لگی ہوئی. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے. اس لیے حیران کن ہے کہ بھئی یہ درخواست دوسرا جو ٹریبیونل ہے جو پنو صاحب کا ٹریبیونل ہے اس نے اس بنیاد پہ جو درخواست تھی وہ خارج کر دی تھی کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ تو جج صاحب ابھی بھی چاہیں تو اوتھ کمشنر کو بلا کے یہ مہر لگوا سکتے ہیں. لیکن چونکہ پتہ ہے کہ فارم 45 یہ پروڈیوس نہیں کر سکتے تو اس بنیاد پہ یہ سارے اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں ٹریبیونلز کے. اور اس دوران لازمی بات ہے اب نوٹیفیکیشن کے خلاف انتخابی عذرداری کو ناقابل سماعت قرار دے رہی ہے. یہ بڑا عام ہتھیار پکڑا ہے جسٹس سلطان تنویر صاحب نے کہ وہ ناقابل سماعت ہے. اس کے اندر یہ نقطہ نکال دیا اوتھ کمشنر کی مہر نہیں ہے، فلاں ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے یہ سارا الیکشن چھپایا گیا ہے. اب اس کے اندر تو کوئی شک نہیں رہ گیا، چونکہ جتنے کڑچے چمچے اب وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ الیکشن کس طریقے سے کس نے تحریک انصاف کا جو ہے وہ چرایا ہے. تو اس طریقے سے اب کوئی بھی سیٹ تحریک انصاف کو الیکشن ٹریبیونل سے واپس آنے کی بغیر امید جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا، دوسری جو بہت بڑا بلنڈر کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے. اب یہ فیصلہ عمران خان کے 12 کیسز تھے یہ انسداد دہشت گردی عدالتوں میں 9 مئی سے ریلیٹڈ لاہور کے اندر 4 کے اندر ضمانتیں ہو گئی. باقی 8 کے جو کیسز ہیں وہ جج صاحب تبدیل ہو گئے، نئے جج صاحب کے پاس لگا دیے گئے. اور جب سے نئے جج صاحب آئے ان سے توقع یہی تھی تو انہوں نے یہ درخواستیں خارج کر دی. اور درخواستیں خارج کرنے کے بعد یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر معاملہ پہنچا ہے جہاں پر جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس جو یعنی طارق صاحب ہیں انہوں نے اس کی سماعت کی ہے. اب انہوں نے یہ درخواستیں خارج کر دی ہیں جو بڑی حیران کن ہیں. اب خارج کرنے کا جو 7 صفحات کا تحریری فیصلہ آیا نا وہ ایک بہت بڑا بلنڈر بتا رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر. اس کے اندر جو ہے وہ عمران خان کی سازش جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی ہے کہ یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے تو عمران خان کی سازش ہے. 2 پولیس والے ہیں وہ بھیس بدل کے اجلاس کے اندر شریک ہو گئے. انہوں نے سنا عمران خان 9 مئی کو بھی سازش فلاں جگہ پہ کر رہے تھے، 7 کو فلاں جگہ پہ کر رہے تھے. اور اس میں چکری کا بھی ذکر ہے کہ وہاں جو ہوٹل ہے ریسٹورنٹ وہاں بیٹھ کے ایک زوم میٹنگ بھی کی گئی اور وہ سارا کام ہوا. اچھا، اب اس کے اندر جو ہے نا وہ بلنڈر یہ مارا گیا ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ عمران خان نے 4 مئی کو چکری، 7 مئی کو لاہور اور 9 مئی کو لاہور میں سازش کی. اور بھائی 9 مئی کو جو عمران خان ہے وہ موجود ہی اسلام آباد میں تھا. پھر اسلام آباد سے اس کو گرفتار کر لیا گیا. پھر آگے 2 دن آپ کو علم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طرح وہ رہائی کی اور اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا. تو 9 مئی کو عمران خان نے کہاں سازش کر لی. اچھا، یہ وہ
टेक्निकल नुक्ता है जो इस एक नुक्ते पर, और फिर यह भी कहा गया कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है। तो जब फर्दर इंक्वायरी का कोई भी केस बनता है तो इसका मतलब है कि जमानत होनी चाहिए, लेकिन जमानत इमरान खान को नहीं देनी। तो ये बड़ा एक कमजोर पोजीशन के ऊपर, जब आपके पास दलाइल नहीं होते, एविडेंस नहीं होती, तो फिर इसी तरह जो है वो मामलात होते हैं। तो ये एक तो सारा कुछ किया गया। अब जो बयान है उस पर रिलाई किया गया। एक तो फोटोग्रामेट्रिक जो टेस्ट है और जो टेक्निकल ये चीजें हैं, इनकी बुनियाद बनाई गई है, और फिर उस रिपोर्ट को फैसले में शामिल किया गया। जो दो वो पुलिस कांस्टेबल हैं जो भेस बदल के उसके अंदर आ गए, मैं थोड़ा सा उसकी जो दरखास्त का हिस्सा है वो आपके सामने रखता हूं। ये बयान है हसान अफजल, जो है वो स्पेशल ब्रांच लाहौर, ज़ेर दफ़ा 161 ज़ाब्ता फौजदारी। पहले तो बात यह है कि ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर जो पुलिस की होती है गवाही, वो अथेंटिक नहीं मानी जाती। अमूमन वो जब मुलज़म कस्टडी के अंदर होता है तो वो स्टेटमेंट नहीं, और यहाँ तो बयान ही सिर्फ पुलिस का है, कोई बैर का जो है वो गवाह नहीं डाला गया। और फिर हालात वाक़यात ये ज़ाहिर करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। अब ये सारी जो कहानी है वो इसमें बयान कर रहे हैं। जो हिस्सा बनाया गया है कि जमान पार्क इमरान खान की रैशगाह पर लगातार रहा और इसी वजह से अपना एतमाद पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनान में कायम कर चुके थे कि हम इनके पक्के कारकुनान हैं। मोरखा 7/5/2023 को इमरान खान ने अपनी सीनियर क़यादत के साथ मीटिंग की, जो 5:15 बजे शाम 6 बजे तक जारी रही। इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, फरक हबीब, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा और आगे कुछ नाम दिए गए हैं, शाह महमूद कुरैशी समेत। हालांकि शाह महमूद कुरैशी वहां मौजूद उस दिन वैसे ही नहीं थे। तो जिसमें इमरान खान कह रहे थे कि मेरी 9/5/2023 को इस्लामाबाद में पेशी है, मुझे खदशा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरी गिरफ्तारी पर आपने यास्मीन राशिद की ज़ेर क़यादत कारकुनान मर्द व जन को इकट्ठा करना है और लाहौर के मुख्तलिफ अतराफ से फौजी तनसीबात और सरकारी तनसीबात और पुलिस मुलाजमान पर हमला करना है, ताकि हुकूमत वक्त और अस्करी इदारों पर प्रेशर कायम किया जा सके कि वो मुझे रिहा करने पर मजबूर हो जाए। इसी तरह उन्होंने आगे बताया 9 मई को जो है वो इमरान खान पेशी पर रवाना हुए, तो उससे पहले वो नाम पूरे दिए हैं और फिर GHQ पर इस तरीके से आपने जाना है, फौजी और सरकारी तनसीबात का गिराव और जलाव करेंगे, और दूसरी तरफ ज़ुबैर नियादी, हसान नियादी, अस्करी तनसीबात और सरकारी तनसीबात का जलाव गिराव करेंगे। तो एक पूरी जो कहानी वो बनाई गई है। अब इसके अंदर देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, चले वो जजेज हैं, फैसले पे तो तनकीद हो सकती है टेक्निकली। तो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल्स, उनकी वो राय कायम करना, फिर वो बेस बदल के इतनी आम मीटिंग और उसके अंदर उनका शरीक हो जाना, फिर जो है वो इमरान खान का 9 मई को भी वो साजिश कर रहे थे, हालांकि वो अदालत में थे, और फिर इसके अंदर फर्दर इंक्वायरीज वो ज़रूरी थी, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने वॉइस मैचिंग और जो फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट है उसके लिए मुल्ज़म ने तावन नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे ब्लंडर किए गए इस फैसले के अंदर के वक्ती तौर पे इमरान खान को जरूर इसके अंदर जेल में रखा गया है, लेकिन ये अल्टीमेटली इमरान खान के लिए रिलीफ है। जब भी कोई आज़ाद आइन पसंद जजेस के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपील आएगी तो ये फैसला जो है वो बिल्कुल कायम नहीं रह सकेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।